Good morning, students. In our last class, we have discussed changes of phases, right? मतलब कैसे कोई substance के state of matter को हम change कर सकते हैं from solid to liquid, liquid to gas and so on, right? Now today we are going to start with our next topic, that is the properties of phases of matter. हमको पता है there are three states of matter, that is solid, liquid and gas, right? और तीनों ही states of matter की अपनी अपनी properties होती हैं. So what are those properties, that all we are going to discuss now. Okay, कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होंगी, लिक्विड है तो लिक्विड में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी एंड गैसेस में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी. सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. ओके, वाटर, ऑयल, मिल्क, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स, राइट? आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी. वाटर देखा है, ऑयल देखा है, मिल्क देखा है, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें किसका एग्जाम्पल हैं? लिक्विड्स का. दे एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. और लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दैट आर गिवन हियर. फर्स्ट वन इज़ दे आर नॉट रिजिड. रिजिड मतलब होता है कठोर, है ना? मतलब सॉलिड शेप. तो आपको पता है सॉलिड्स का जो शेप होता है वो स्ट्रॉन्ग शेप होता है, मतलब दे आर रिजिड इन शेप, राइट? मतलब उनका शेप चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. दे हैव अ फिक्स्ड शेप. लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में लेते हो वो उस कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है. जैसे हमने ग्लास में लिया तो ग्लास का शेप गेन कर लेगा. अगर हमने उसको कप में लिया है तो कप का शेप गेन कर लेगा. अगर हमने बाउल में लिया है तो बाउल का शेप गेन कर लेगा. इसका मतलब जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को ले रहे हो वो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप को गेन कर लेता है, और सॉलिड की तरह उसका शेप जो है वो रिजिड नहीं होता है, राइट? सेकेंड वन इज़ दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लेकिन उनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट ही होता है. मतलब अगर हमने उसको चाहे बाउल में लें, ग्लास में लें, कप में लें, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो तो उतना का उतना ही रहेगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर हमने ग्लास में लिया तो कम हो जाएगा या बाउल में लिया तो ज़्यादा हो जाएगा. उसका जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल वॉल्यूम है, वो तो उतना का उतना ही रहेगा, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. उनका कोई अपना शेप नहीं होता है ऑफ देयर ओन. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. वही जो चीज़ हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस की कि उनका अपना कोई शेप नहीं होता है और वो अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं, राइट? इट मीन्स दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप बट दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. और पानी हमेशा क्या कर सकता है, जो लिक्विड होता है वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, है ना? पानी कभी भी नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना? पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वीक. हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली बाउंड होते हैं, है ना? और सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? काफ़ी कम होता है. और इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स. और हमने ये भी पढ़ा था कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. लेकिन उसके कंपैरिजन में लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, राइट? इसका मतलब लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ solids, right? So these are some of the properties of liquids. Now we are going to discuss the properties of gases, right? गैस का मतलब आप सभी समझते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, अमोनिया एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, है ना? हम सभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब से तो फैमिलियर हैं ही, सही है ना? वैसी ही कुछ और भी गैसेस होती हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे.
हीलियम, आर्गन, अमोनिया, ये भी क्या हैं, एक तरह की गैसेस ही हैं। तो ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं गैसेस के। दे एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़ दैट वी विल सी। फर्स्ट वन इज़ दे आर नॉट रिजिड, मतलब वो रिजिड नहीं होती है, मतलब उनका अपना शेप नहीं होता है, राइट। सेकेंड वन इज दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस को अगर हमने एक रूम में मान लें जो गैस है, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। अगर मैंने उसी गैस को बाहर जाने के लिए, मतलब हमने विंडोज़ ओपन कर दी, तो वो गैस रूम से बाहर भी चली जाएगी। इसका मतलब उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, उसको जितना आप एरिया दोगे वो उतने एरिया में एक्सपांड हो जाती है, राइट। और उनका शेप तो होता ही नहीं है, गैसेस का तो कोई शेप नहीं होता है, वो तो हमको पता ही है, राइट। देन दे कैन फ्लो ईजीली इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड क्या हो रहा था, हाई रीजन से केवल लो रीजन की तरफ ही फ्लो हो रहा था, लेकिन गैसेस का ऐसा नहीं होता है। गैसेस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं, और चूंकि गैसेस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं तो वो सारे डायरेक्शंस में इजीली मूव कर सकते हैं, राइट। सो द गैसेस कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस easily, right? Now the next is the molecules in gases have the least interaction for each other. गैसेस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इट इज़ द लीस्ट, मतलब सब बहुत कम इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्यों सबसे कम अट्रैक्शन होता है? क्योंकि हमको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, और जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, लीस्ट होगा, मतलब सबसे कम होगा, राइट। देन दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है, बहुत कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, और गैसेस में सॉलिड और लिक्विड दोनों से बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं गैसेस में, राइट। इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा। दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली। गैस, हम सॉलिड्स को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्या? मान लीजिए हमने कोई भी सॉलिड शेप लिया, आपका कंपास बॉक्स ले लिया, कंपास बॉक्स, या आपका मोबाइल फ़ोन ले लिया। अगर मैं मोबाइल फ़ोन को ईजिली कंप्रेस कर सकता हूँ क्या, उसको दबा सकता हूँ क्या? नहीं, राइट। लिक्विड को मैं ईजिली दबा सकता हूँ क्या? नहीं। बट अगर हम बात करें सॉलिड्स की, सॉरी गैसेस की, तो गैसेस को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स। आप आपके घरों में एलपीजी भी है ना, एलपीजी जिससे हम खाना बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स। तो एलपीजी सिलेंडर्स में भी क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करके फिल कर दिया जाता है, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब जो गैसेस होती हैं उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और किसी कंटेनर में फिल कर सकते हैं, राइट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है बलून भी। हम बलून में जब एयर फ्लो करके बलून को टाई कर देते हैं, तो जो गैसेस हैं वो बलून के अंदर क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमने तीनों पढ़ लिए कि सॉलिड का मतलब क्या, लिक्विड का मतलब क्या, और गैसेस का मतलब क्या। बट अब हम पढ़ेंगे कि तीनों में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ओके। सो इस टेबल में आपको तीनों में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स आर रिजिड, है ना, सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। नाउ लिक्विड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता है, उनका अपना कोई शेप नहीं होता है। देन गैसेस, गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड, राइट। द नेक्स्ट वन इज सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया हमारा मोबाइल फ़ोन, एक हमारे मोबाइल फ़ोन का शेप जो है वो फिक्स है, उसका शेप चेंज हो जाता है क्या? नहीं। उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब मान लीजिए अगर उसकी स्क्रीन है 6x6 की, तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा, उससे ज़्यादा एरिया तो कवर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में उनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है,
लेकिन उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है, राइट। मतलब हम उसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी के शेप को गेन कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है। अगर 1 लीटर पानी आप ग्लास में लो और 1 लीटर पानी आप कप में लो, तो जो क्वांटिटी है 1 लीटर की वो तो सेम ही रहेगी, है ना। गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। गैसेस को हम जिस भी जगह पे लेते हैं वो पूरी जगह में स्प्रेड हो जाती है। इसका मतलब ना तो उनका एक डेफिनेट शेप है ना ही उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, राइट। रिजिड्स कैन सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन फ्लो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। लिक्विड जो हैं वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल झरने हो गए, झरने में पानी हमेशा हाई रीजन से लो लेवल की तरफ बहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, राइट। तो लिक्विड्स हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शंस। गैसेस सारे डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती है। गैसेस को ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, गैसेस हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है इजीली, राइट। द फोर्थ पॉइंट, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली। सॉलिड्स को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन को हम कंप्रेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लिक्विड्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। लिक्विड जो होते हैं उनको भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। हमने बॉटल में लिक्विड को फिल कर दिया तो क्या हो गया? लिक्विड जो है वो बॉटल के अंदर कंप्रेस हो गया है। गैसेस को भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बलून अभी हमने देखा। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास बहुत पास पास में हैं, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास में हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। उसके बाद बात आती है लिक्विड की। तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ लेस देन सॉलिड्स। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। फिर देन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ लीस्ट। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो लीस्ट होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में सबसे कम। वहीं अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस की, तो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमको देखते से समझ पड़ जाती हैं उनको हम बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो मैटर की क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर which enable us to distinguish it from any other matter is called its properties, right। properties का मतलब क्या? उनकी विशेषताएं। और विशेषता मतलब क्या? कि किसी भी सब्सटेंस में क्या चीज़ अलग है, क्या चीज़ स्पेशल है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज़, राइट। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ हमको दे रखी हैं मैटर की। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, ओके। द फर्स्ट वन इज़ कलर। समटाइम्स on the basis of color we can get a clue for the indication of a substance या matter। मतलब कभी कभी हम कलर को देखकर ही बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। मतलब हम ये कलर को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो मैटर है वो अपनी किस स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर एंड अल्कोहल आर कलरलेस। वाटर और अल्कोहल क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। पेट्रोल कैसा होता है? पेट्रोल एक कलर्ड लिक्विड होता है। कॉपर रेड होता है जबकि एल्यूमिनियम वाइट होता है। सल्फ़र येलो होता है और कार्बन ब्लैक होता है। इसका मतलब
अगर हमारे सामने कोई कलरलेस लिक्विड पड़ा है तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाटर होगा या अल्कोहल होगा। अगर हमारे सामने पेट्रोल का जो कलर होता है ना, हल्का सा येलोइश, अगर येलोइश कलर का कोई लिक्विड पड़ा है तो हम उसको देखते से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेट्रोल होगा, राइट। अगर हमारे सामने रेड कलर का कोई मेटल है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉपर है। अगर वाइट है तो एल्यूमिनियम हो सकता है, येलो है तो सल्फ़र हो सकता है, ब्लैक है तो कार्बन हो सकता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ के कलर को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कलर। दूसरा हो गया उसका शेप। अ सॉलिड सब्सटेंस मे बी क्रिस्टलाइन, हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप और अमॉर्फस विदाउट एनी डेफिनेट शेप। सॉलिड्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। ऐसे सॉलिड्स जिनका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो डेफिनेट हो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनका डेफिनेट शेप नहीं हो उनको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर एंड एलम आर क्रिस्टलाइन। एलम मतलब फिटकरी। आपको पता है शुगर का हर एक क्रिस्टल सेम शेप सेम साइज़ का होता है, राइट। इसका मतलब जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं उनका जो साइज़ है वो डेफिनेट है, राइट। सिमिलरली सॉल्ट के हर एक क्रिस्टल का जो साइज़ शेप वो कैसा है, डेफिनेट है। एलम मतलब फिटकरी, उसका भी जो शेप एंड साइज़ होता है वो डेफिनेट होता है, राइट। Can you name 3 more crystalline substances? Substance like coal, wax, dust, flour and clay are amorphous. और ऐसे सब्सटेंस जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे कि कोल हो गया, है ना, मतलब कोयला, वैक्स मोम, डस्ट, फ्लोर मतलब आटा, डस्ट मतलब धूल, क्ले मतलब मिट्टी, ये सारे कैसे सॉलिड्स हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और इसलिए हम इनको क्या बोला, अमॉर्फस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट शेप होता है उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अमॉर्फस। सॉल्ट, शुगर, एलम ये सब एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलाइन के, और कोल, वैक्स, डस्ट, फ्लोर ये सब एग्जाम्पल हो गए अमॉर्फस के, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओडर। ओडर का मतलब होता है स्मेल, राइट। मतलब हम स्मेल से, किसी सब्सटेंस की स्मेल से भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। स्मेल इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, पुंजेंट एंड इरिटेटिंग एंड सो ऑन। स्मेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लीजेंट स्मेल मतलब जो हमको अच्छी लग रही है, अनप्लीजेंट जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, पुंजेंट, इरिटेटिंग मतलब जो हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। Smell is easy to recognize as some items have peculiar smell. स्मेल से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या है। क्यों, क्योंकि कुछ सब्सटेंस की जो स्मेल होती है वो मतलब फिक्स होती है, राइट। मतलब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, तो अगर आप पेट्रोल को स्मेल कर रहे हो तो आपको उसकी स्मेल से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या है, पेट्रोल है, राइट। सिमिलरली कैरोसिन की भी स्मेल जो होती है वो फिक्स होती है, हमको कैरोसिन की स्मेल से भी पता लग जाता है कि हाँ ये कैरोसिन है, घासलेट का तेल है, राइट। डीजल की स्मेल से भी हमको पता लगा सकते हैं। तो इन सब की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पेक्यूलियर मतलब फिक्स होती है, और इनकी स्मेल से ही हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये लिक्विड ये पर्टिकुलर है, राइट। कैन बी easily distinguished from water by their characteristic smell. Chlorine and sulfur dioxide are pungent smelling while oxygen and nitrogen are odorless gases. अगर हम क्लोरीन इनहेल करें तो क्लोरीन और सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो बहुत पुंजेंट मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग स्मेल होती है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कलर और ओडरलेस गैसेस होती हैं, राइट। तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर हम इनहेल कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं उसमें भी सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, तो व्हीकल से जो गैसेस इमिट आउट होती हैं हमको उसकी अलग सी स्मेल आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से स्मेल से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या है, राइट। मतलब पेट्रोल को हमने इजीली कैरेक्टरिस्टिक मतलब
फाइंड आउट कर लिया, डीजल को फाइंड आउट कर लिया, उसी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड को, क्लोरीन को। तो इस तरीके से हम ऑर्डर की हेल्प से, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कलर की हेल्प से, शेप की हेल्प से, एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्डर की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कैसा है। अ सब्सटेंस में बी टेस्टलेस और मे हैव सॉल्टी, स्वीट, सोर और बिटर टेस्ट। स्टूडेंट्स यू हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ बिटर हियर। यहाँ पे BITTER होगा, राइट। कुछ सब्सटेंस टेस्टलेस होते हैं, जैसे कि पानी का कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं होता है, राइट। कुछ सब्सटेंस सॉल्टी होते हैं, मतलब खारा, स्वीट मीठा, सोर खट्टा और बिटर मतलब कड़वा। तो हम सब्सटेंस को टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं कि ये क्या सब्सटेंस है, राइट। डो नॉट टेस्ट एज अननोन सब्सटेंसेस विदाउट नोइंग मोर अबाउट इट। लेकिन हमको किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है ना, हम जब तक ये नहीं पता हो हमको कि हाँ ये खाने की चीज़ है या नहीं है, तब तक हमको उसको खाना नहीं है, राइट। अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू डू सो बाय योर टीचर। अगर आपको टीचर इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं या किसी की गाइडेंस में ही आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू टेस्ट एनी ऑफ द थिंग। हमको केवल एडिबल चीज़ें ही टेस्ट करनी है। नेम वन सब्सटेंस ईच हैविंग अबाउट मेंशन टेस्ट। हमको इन सभी का एग्जाम्पल देना है कि किसका टेस्ट कैसा होता, मतलब इन सभी टेस्ट का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले टेस्टलेस। अभी हमने देखा कि वाटर जो होता है वो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, राइट। तो वाटर, अगर हमने पानी पिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इट इज़ वाटर बिकॉज इट इज़ टेस्टलेस। देन हम बात करें सॉल्टी की। अगर हमने नमक खाया है तो ऑब्वियसली वो खारा होता है, तो हम नमक खाते से पहचान जाएंगे कि हाँ ये नमक है। देन स्वीट, ऑब्वियसली अगर हमने शुगर खाई है तो इट इज़ स्वीट, तो हम खाते से समझ जाएंगे कि हाँ ये शुगर है। देन सोर, अगर हमने लेमन ड्रॉप्स पिए हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इट इज़ अ सोर, मतलब खट्टा है, इसका मतलब लेमन। बिटर मतलब कड़वा, अगर हमने करेला खा लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ बिटर गोड, मतलब करेला, बिकॉज इट इज़ बिटर इन टेस्ट, कड़वा है टेस्ट में, राइट। तो इस तरीके से हम टेस्ट करके भी चीज़ों को पहचान सकते हैं कि वो क्या है, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is malleability. Substances such as gold, silver, zinc, copper and aluminium, which can be beaten into thin sheets without breaking it, are called to be malleable, and this property is called malleability. Malleability का मतलब होता है अगर हम किसी सब्सटेंस को बीट करके, बीट करना मतलब उसको ठोक पीट कर, उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करके, अगर हम उसको बीट करके उसकी थिन शीट्स बना लें, है ना। मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस को बीट करके उसकी थिन शीट्स बना पा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आयरन, है ना। आयरन को अगर हम हैमर की हेल्प से अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसकी एक पतली सी शीट बन जाएगी, राइट। इसका मतलब आयरन कैसा होता है? मैलिएबल होता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें एक ग्लास की, मतलब कांच, तो अगर हम कांच पे प्रेशर अप्लाई करेंगे हैमर से तो क्या होगा? कांच टूट जाएगा, राइट। इसका मतलब ग्लास इज़ नॉट मैलिएबल बट आयरन इज़ मैलिएबल। तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको बीट करके उसकी पतली पतली शीट्स बना पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी, ओके। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपका सिल्वर, गोल्ड, राइट, ऑल दीज आर मैलिएबल इन नेचर। और मैलिएबिलिटी का मतलब क्या? किसी सब्सटेंस को बीट करके उसकी थिन शीट्स बना लेना, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब substances such as silver, copper, gold and platinum which can be drawn into wires are called ductile. ऐसे substances जिनके हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
डक्टाइल सब्सटेंसेस, है ना। आपने देखे होंगे सिल्वर मतलब चांदी के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, गोल्ड के तार होते हैं, प्लेटिनम के वायर तार होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्लास की, तो कांच के हम पतले पतले तार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, राइट। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, राइट। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे वुड हो गया, आपका ग्लास हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? नॉट डक्टाइल, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के बारे में। द फर्दर प्रॉपर्टीज़ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट lectures. Okay, that's all for today's class. Thank you.